पेशवा के भाग्यनगर में घुसने से निजाम बड़ा तिलमिलाया। इस धर्मांध मोमिन निजाम ने अपनी जो सेना थी उसका जरा जायजा लिया। सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। विनायक दास को नासिक भेजा, मोमिन स्वयं संभाजीनगर रुका और जानोजी भोसले और गमाजी को मोमिन ने पुणे भेज दिया। सभी श्रोताओं को योगेश अनंत काले का प्रणाम। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को दबाना और लाइक का बटन तो दबाते जाओ मेरे मित्रों। हमें यूट्यूब पर जिंदा रखो यार। बस एक लाइक का बटन अब थोड़ा सा दबाना फिर से कम हुआ है, तो वो लाइक का बटन कृपया दबाएं, कृपया। गमाजी की फौजें अहिल्यानगर के बाजू से चिंचवड़ गांव में घुसी। मित्रों, ये पिंपरी चिंचवड़ आपको पता ही होगा कि ये पुणे शहर से मात्र 20 किलोमीटर दूर मुंबई हाईवे पे ही पड़ता है। चिंचवड़ वासियों ने तुरंत 15,000 की पूंजी जमा की और 15,000 की फिरौती गमाजी को देके अपनी जान छुड़ा ली। वहां से फिर गमाजी हाईवे पर आगे मुंबई की दिशा में लोहगढ़ गया, लोहगढ़ से विसापुर गया। दोनों जगह पे तो पता है फौज तो मोमिन की थी। हमारे गरीब बेचारे मासूम गांव में रहने वाले जो सनातनी मावड़े थे उनको प्रचंड तरीके से लूट के गमाजी आगे बढ़ा। अब इन मोमिन फौजों की मॉडस ऑपरेंडी तो अब आपको भी पता होगी कि सिर्फ वहां पे जाके लूटमाट करनी है, जान आगजनी करनी है, भय पैदा करना है। लेकिन इससे होता यूं है कि हमने देखा है कि तत्काल सफलता तो मिलती है, लेकिन लंबे समय के बाद ऐसा झटका इनको मिलता है, क्योंकि कोई समाज भय में ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता। वो पलटवार जरूर करता है। लेकिन अब मोमिन फौज है, जर जोरू गुलाम क्या इसकी जमीन की, जर जोरू जमीन की ये गुलाम है। बस उनको उतना ही करना है, लूटपाट करो, आगे बढ़ो। अब यहाँ इस लूटपाट के समय पे पुणे में सारे जितने भी प्रबुद्ध नागरिक थे, बुद्धिजीवी थे, इन्होंने गोपाल राव से फिर एक बार संपर्क किया, या हम कहें कि इन लोगों से किसी ने गोपाल राव से संपर्क करवाया। हाँ, ये ज्यादा ठीक होगा। उसका नाम पता नहीं करवाया क्या नहीं, लेकिन उन्होंने गोपाल राव से संपर्क किया। अब ये बिनतियां, आरजवे, वो तो समय समय पे चल ही रही थी। इस बीच 10-12 गांव और जला दिए गए। अब गांव वाले बेबस थे, क्या करते। ये हमारे गांव वाले जितने भी मावड़े थे ना, वो सब पुणे शहर आ गए। पुणे शहर के लगभग हर गोदाम में उनको जहां भी युद्ध साहित्य हाथ लगा, वो युद्ध साहित्य हाथ लेके वो युद्ध करने निकल पड़े। अब सामान्य मावड़ा, एक सामान्य नागरिक अब प्रतिकार करने के लिए मित्रों खड़ा हो गया। गमाजी के मोमिनों ने हमारे यहाँ के पर्वती पर भी मूर्ति भंजन किया। ये सबसे बड़ा पाप गमाजी के फौज ने किया। लोहगढ़ हो गया, पुरंदर हो गया, सिंहगढ़ की माची हो गई, सब जगह इन्होंने तबाही मचा दी, सब जगह। यानी आप समझ लो तकरीबन पुणे से 30-40 स्क्वायर किलोमीटर की परिधि पकड़ लो। इन सब इलाकों में लूटपाट और आगजनी इन फौज द्वारा जारी रही। पूरे 1 महीने तक पुणे जिला ये जलाते रहे मित्रों। एक गद्दार का नाम सामने आता है, रघुजी कारंडे। अब ये रघुजी कारंडे
गमाजी का कोई सरदार होगा, क्योंकि इसका नाम जो है ये सिर्फ इसी प्रसंग में आया है। रघुजी कारंडे सिंहगढ़ पहुंचा। निजाम के हमले को देख के, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि गोपिकाबाई सिंहगढ़ में रुकी थी, तो ये रघुजी कारंडे सिंहगढ़ जब पहुंचता है तो वहां कारंडे ने पेशवे का जो महसूल का दफ्तर था उसको लूटा। पेशवा की खाजगी संपत्ति जितनी भी थी, जितनी उसको हाथ लगी, वो उसने लूटी, और सरकारी जामदार खाना भी उसने सिंहगढ़ पे लूट लिया। अब सिंहगढ़ में जो हमारे मराठी सैनिक थे वो संख्या में कम थे, तो इसका अचानक धावा बोल के वो हतबल हो गए। क्या करते बताइए, क्योंकि अचानक रघुजी 4000 मोमिनों को लेकर उत्पात मचाने सिंहगढ़ पहुंचा था। पुणे शहर में हर जगह पे इन लोगों ने आगजनी की, और मंदिर और मूर्तियां, ये दोनों तो मोमिन के फेवरेट ही हैं, सबको पता है। पुणे में मंदिर हो, कोई देवस्थान हो, सबको जला के राख कर दिया, सभी मूर्तियां भंग कर दी गई। ये एक पुणे में बहुत पुरातन त्रिशुंडी मंदिर है। अब वो कैसे इन हमलों से बच पाया, ये आज तक का एक रहस्य है, क्योंकि त्रिशुंडी मंदिर ये शिवकाल में नहीं, उससे भी बहुत पुराने काल से 1000-1500 साल पुराना ये छोटा सा मंदिर है। पुणे शहर में नाना फडणवीस भी था। अब नाना फडणवीस तो लिखा है शब्दशाह मित्रों, सिर्फ धोती में भगा दिया गया। बताइए, सिर्फ धोती में नाना फडणवीस पुणे से निकला, भागा हुआ। पुणे शहर को तबाह करके उसको जलाने वाला विट्ठल सुंदर सबसे आगे था, ये विशेष है। मोमिन पुणे शहर को जला के राख करने के बाद सासवड़ की दिशा में मुड़े। सासवड़ की दिशा में इसलिए मुड़े क्योंकि वहां पे था प्रसिद्ध पुरंदर किला। पुरंदर से फिर वो पैरेलल शिरवल गए। शिरवल का सारा क्षेत्र गमाजी ने लूटा। पता नहीं इससे आगे सातारा तो बस 70-80 किलोमीटर दूर था, सातारा पे इन लोगों ने हमला नहीं किया। इसका कारण मुझे नहीं मालूम। बीच में सखाराम बापू का पैतृक गांव भी था, नाम था हिवरे। अब इस हिवरे गांव को जलाने में सबसे आगे विट्ठल सुंदर था। सखाराम बापू के पैतृक गांव हिवरे शहर को जलाने में सबसे आगे विट्ठल सुंदर था। बताइए, मैंने जैसे कहा कि ये सभी गांव पुणे शहर से 25-30 किलोमीटर के परिधि में आते हैं। अप्रैल मई का महीने थे। मोमिनों का नंगा नाच यहाँ पे पुणे जिले में चल रहा था। अब ये तो पुणे जिले में मोमिन नंगा नाच कर रहे थे, वहाँ भाग्यनगर में क्या हो रहा था? भाग्यनगर में मराठा वही कर रहे थे जो मोमिन यहाँ कर रहे थे। टिट फॉर टैट की ये रणनीति लगती है। निजाम के मोमिन यहाँ नंगा नाच कर रहे थे, मराठे भाग्यनगर को जला रहे थे। बीच में मराठों ने विट्ठल सुंदर का एक पैतृक गांव था, औसा अभी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, लेकिन आग्नेय महाराष्ट्र में ये औसा गांव है। तो विट्ठल सुंदर के पैतृक गांव औसा को मराठों ने जला के राख कर दिया। इस प्रतिशोध की लड़ाई में आम मराठी जनता जो है ये 100% पीस रही थी। 8 मई 1763 का माधवराव का एक अपनी माता को लिखा पत्र है। माधवराव कहता है, बीदर से भाग्यनगर पहुंचे, वहां से 7 लाख का जीएसटी हमने वसूला। आगे 2-4 हफ्ते में और 10-20 लाख रुपए वसूली मिलने के संकेत है। रामचंद्र गणेश और बाबूराव हरी इन सब यहाँ नजदीक के छोटे मोटे गांवों से लगातार वसूली जारी रखे हैं। मुगल प्रदेश को हमने बेचिराख कर दिया है।
अब ये पत्र माधवराव ने लिखा। सखाराम बापू ने अपना वर्तमान सुनाया। सखाराम बापू गोपिका बाई को लिखता है कि मोगल ने वहाँ उत्पात मचाया, क्योंकि वो हैदराबाद के नज़दीक था, भाग्यनगर के। तो मोगल ने वहाँ यानी पुणे में मोगल ने वहाँ उत्पात मचाया। यहाँ ये हमारा उसको उत्तर है। तारीख का सबसे बड़ा कहर हमने बरपाया है। मल्हारबा 100% हमारे साथ है। अब ये सारे मसले का अंत मोगल के यानी निजाम के निपात से ही होगा। अनेकों ने मेरे विषय में, हमारे विषय में आपके सामने शंका, कुशंका, संशय उत्पन्न कर दिया था, लेकिन आप हमारी निष्ठा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त रहे। जो दौलती के लिए उचित होगा वही कार्य हमारे हाथ से होगा। ये सखाराम बापू ने लिखा। दादा ने भी अपनी पूज्य भाभी को लिखा। भाग्यनगर से कृष्णा तट पे आ गए हैं। अब सीधा निजाम अली से 2 हाथ करने बाकी है। पुणे के उपद्रव के समाचार लगातार मिल रहे हैं। क्रोधित जरूर हुआ हूं, लेकिन बेकाबू नहीं हुआ हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है राघोबा दादा के, क्योंकि राघोबा दादा का स्वभाव कितना चंचल था ये हम जानते हैं। अब वो धीरोदात्त पुरुष के जैसा क्रोधित जरूर हुआ हूं, लेकिन बेकाबू नहीं हुआ हूं, ये उसका कहना और लिखना बड़ा मायने रखता है मित्रों। ये उसने पत्र लिखा 5 जून 1763 को अपने पूज्य भाभी को, यानी दादा और निजाम। दादा और निजाम ये दोनों मई के आखिरी दिनों में अपने अपने प्रांत की तरफ मुड़े थे, लौटने लगे थे। मित्रों, एक उदाहरण देता हूं कि राजा अष्टावधानी क्यों होना चाहिए। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो उदाहरण हमको माधवराव ने दिखाया है। अब एक तो उदाहरण मैंने दे दिया कि वो लड़ाई के बीच में वहाँ मलकापुर से विजयदुर्ग की चिंता कर रहा था। उसने विजयदुर्ग का जो मसला था समुंदर में, वो मसला सुलझा दिया। वैसे ही दूसरा मसला देखो, मई महीने में पुणे की तबाही होते देख तुरंत सातारा शहर से रामराजे छत्रपति को पुरंदर किले में माधवराव ने शिफ्ट किया। क्या दिखाता है? अष्टावधानी राजा ही तो इसमें झलकता है, और क्या झलकता है ये बताइए। जैसा मैंने कहा, वर्षा ऋतु तो शुरू होने ही वाला था, मई के आखिरी दिन थे। तो अब दोनों सेना की प्राथमिकता थी सुरक्षित शिविर लगाना, क्योंकि हमने बार बार देखा है, 1720 से हम देख रहे हैं, 1753 हो गया, 55 हो गया, 57 हो गया, 59 हो गया, 60 हो गया, 1761 में पानीपत में हमने देख लिया। लगातार हम देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु कितनी तबाही लाता है और कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ माधवराव ने गोविंद शिवराम को गोपालराव पटवर्धन की तरफ भेजा और बापू को जानोजी भोसले के पास भेजा। नहीं मित्रों, ये कोई घर वापसी की या किसी की ये याचना वगैरह कुछ नहीं थी, है ना। ये राजनीतिक एक वार्तालाप था बस। वो जो हम आजकल कहते हैं ना, बैक चैनल पे चर्चाएं चालू रखना, बस यही बैक चैनल पे चर्चा माधवराव चालू रखना चाहता था। पेशवा इतने कांड के बाद भी हमारे लिए स्नेह आस्था रखता है और समय आने पर वो बुला भी सकता है। ये साफ संदेश माधवराव इस वार्तालाप में देना चाहता था। निजाम के विषय में इस बार दादा पूरी तरह से कमजोर पड़ा था।
वो ऐट दादा की पुरानी, वो अहंकार, वो बेदरकार वृत्ति, इन सब का राघोबा दादा ने जैसे दफन कर लिया था इस वृत्ति को। सारा कारभार के जो सूत्र थे वो किसी ने बिना कहे बिना सुने ऑटोमेटिकली माधवराव के हाथ आए थे। ये भी हमने देख लिया। निजाम वापसी के मार्ग में मित्रों बीदर के नजदीक पहुंचा। अब यहाँ पुणे से निकला, पुणे से दक्षिण में जाते जाते बीदर से नजदीक पहुंचा। बीदर आज कर्नाटका में है। निजाम को बीदर के रास्ते देख के मराठों ने उसको हर जगह अवरोध करना, प्रतिकार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ निजाम पेशवा के संदेश से, उनके पत्र, संधि की शक्यताएं, इन सारे विषयों पर बैक चैनल से चर्चाएं और पत्र व्यवहार जरूर शुरू था। आज भी दिल्ली में पोर्की एम्बेसी आज भी चालू है मित्रों, बंद नहीं हुए पूरी। वहां कुछ 20-25 लोग खवीस, धर्मांध, दलिंदर आज भी दिल्ली में हमारे काम कर रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अब निजाम जान बचाते भीमा तट पे आ गया, नदी के किनारे। नदी के किनारे वो जैसे आ गया तो नदी के बाजू से औसा तक आगे बढ़ गया। औसा गया, आगे क्या देखता है, आगे औसा में उसको काल नजर आया। मैंने ऊपर ही कहा है कि औसा पहले ही मराठों ने जलाकर राख कर दिया था। औसा में मराठों को देखा, ये धर्मांध जानवर पूरा डर गया और संभाजी नगर की तरफ फिर उत्तर की दिशा में मुड़ा। मित्रों यहाँ आपने, अगर आपको याद हो, भाऊ का एपिसोड का रिपीटेशन आपको लगता होगा, है ना। वो भाऊ यमुना के बहाव और चौड़ाई से हताश हुआ था, याद आया आपको। यही वाकया निजाम के साथ हो गया। गोदावरी को देख के निजाम डर गया, क्योंकि गोदावरी ने अपने वर्षा ऋतु वाला रौद्र रूप निजाम को भी दिखाया था भाऊ जैसे, है ना, याद है ना आपको। आगे सामने दूसरे तट पर मराठाओं को देख के निजाम ने तोपों को आगे किया। शाहगढ़ के पास नदी पार करने की कोशिशें निजाम फौज की शुरू हो गई। अब फर्क देखो मित्रों इसमें। एक हम जानते हैं बागपत के पास अब्दाली ने रोहिला खंड से नदी क्रॉस की थी, लेकिन जब नदी पार की थी तो पहले फौज को भेजा, फिर हाथी को भेजा, तोपों को भेजा, सबने नदी पहले क्रॉस की, पार की। और यहाँ आप देखो, यहाँ पहले तो हमारे सल्तनते दक्खन निजाम, उनका अपना जनान खाना, उनके अपने खोजे, उनके अपने गिलमे और उनके खाजगी नौकर चाकर, इन लोगों को निजाम ने सर्वप्रथम अपने साथ लिया और प्रथम नदी पार करके उस तट पे पहुंच गया। भाई जरान खाना और गिल में नहीं रहेंगे तो बताइए क्या रखा है इस नापाक जहन्नम जैसी जिंदगी में, क्या रखा है बताइए, कुछ है? या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, कयामत जल्दी ला दे, ऐसी परिस्थिति होती है भाई। जनान खाना नहीं, हरम नहीं, गिल में नहीं, क्या बचा है जिंदगी में। पहले निजाम ने तट पार किया, फिर तोपखाना यानी मुख्य फौज और मुख्य तोहफे, युद्ध साहित्य वगैरह वगैरह जो मेन चीजें थी वो विठल सुंदर के निगरानी में निजाम ने तट पे ही रखे थे। बस सुरक्षा के लिए 2-4 तोपें अपने साथ ली थी। राक्षस भुवन के पास घोंडराई गांव के किनारे ये निजाम की सारी कवायतें चली है। मुख्य फौज, मुख्य तोपखाना, युद्ध साहित्य सब विठल सुंदर के पास तट पे रखा
और स्वतः गायब हो गया। अपने हरम खोजे गिलमे खाजी नौकरों के साथ निजाम गायब। उसने नदी पार की, बाकी का सारा दोनराई में छोड़ दिया। ये तो बेटा मुझे लगता है कैच 22 जैसी परिस्थिति हो गई है। कैच 22 अब क्या बताए, विषयांतर होगा, लेकिन एक कैच 22 परिस्थितियां होती हैं। तो उसी परिस्थिति के तहत मराठे बहुत चालाक तो थे ही, सनातनी हिंदू ज्ञानी तो होता ही है, ज्ञान उसे प्राप्त तो होता ही है, तो मराठे तो चालाक थे ही। इस भयंकर कमजोर निजाम की स्थिति को उन्होंने समय पे भांप लिया। और मित्रों, इतिहास में दर्ज हुआ कि एक छोटी सी ये परिस्थिति ने मराठों को इतिहास में फिर शक्तिशाली बना दिया। जाते जाते एक बात कह दूं कि अंग्रेजों ने भारत मराठों से छीना था, ना कि इन दरिंदे मोमिनों से। नहीं, बोलना पड़ रहा है क्योंकि भोगते हैं ना, खड़े रहने की औकात नहीं है इन लोगों की, भोगते हैं। मोमिनों ने 800 साल इस देश पर राज किया है। बाप रे, वंदे मातरम।